मॉर्निंग टू ऑल, वेलकम टू पढ़ाईपीडिया। हमने अभी तक पिछले 2 वीडियो में रिसोर्सेज की डेफिनेशन और क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज के बारे में पढ़ लिया है। दोस्तों, प्रॉब्लम क्या है जो सीबीएसई वाले इतना सारा पढ़ा रहे हैं कि व्हाट इज़ रिसोर्सेज एंड क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। प्रॉब्लम यह है कि आजकल हमारे रिसोर्सेज ख़त्म होते जा रहे हैं और अगर हमको प्रॉब्लम पता होगी तभी तो हम सॉल्व करेंगे। तो अगला टॉपिक है हमारा डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज, कि हमारे रिसोर्सेज का डेवलपमेंट कैसे हुआ। तो इसमें यही हम समझेंगे कि जब रिसोर्सेज हमारे ख़त्म होते जा रहे हैं, क्योंकि नेचुरल में हमने रिसोर्सेज को बहुत ज़्यादा यूटिलाइज करना शुरू कर दिया है। तो डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज में सबसे पहला पॉइंट है अनलिमिटेड यूज़ ऑफ रिसोर्सेज या इनडिस्क्रिमिनेट यूज़। हम रिसोर्सेज का इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ करते जा रहे हैं या अनलिमिटेड यूज़ करते जा रहे हैं। जैसे हमारे पास वाटर है, वाटर रिसोर्सेज कौन यूज़ कर रहा है? सभी लोग वाटर रिसोर्सेज तो सभी लोग यूज़ कर रहे हैं, लेकिन जो लोग गरीब हैं वो थोड़ा कम इस्तेमाल कर रहे हैं और जो लोग थोड़ा सा वेल्दी हैं, रिच हैं, वो लोग उसको ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं या ज़्यादा उसका यूज़ कर रहे हैं। इसी तरीके से लैंड रिसोर्सेज हैं, तो वाटर रिसोर्सेज एंड सेकंड वन इज लैंड रिसोर्सेज। लैंड रिसोर्सेज भी कौन आज की डेट में यूज़ कर रहा है? जो लोग रिच लोग हैं वो लोग इसको यूज़ करते जा रहे हैं। ज़्यादा यूज़ करने से क्या हो रहा है? सेकंड पॉइंट है डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज। इसमें रिसोर्सेज में कमी आ रही है, इसका डिप्लीशन मतलब कमी, रिसोर्सेज में कमी आ रही है। फिर जब रिसोर्सेज में कमी आ रही है, सोसाइटी हैज़ बीन डिवाइडेड, सोसाइटी डिवाइड हो रही है, किसमें? अमीरों में और गरीबी में। और तीसरा, इन सब की वजह से जो पहला पॉइंट बताया, दूसरा पॉइंट बताया और तीसरा पॉइंट बताया, इन सब की वजह से ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस आ रहा है। अब ये क्या है ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस? हमारा इकोलॉजिकल बैलेंस बिगड़ गया है क्योंकि हम रिसोर्सेज का अनलिमिटेड यूटिलाइजेशन करते जा रहे हैं। तो इससे क्या होगा? इससे हमारे फ्यूचर में हमको पानी का यूज़ करना है तो पानी ख़त्म हो सकता है। जो भी रिसोर्सेज हैं, मिनरल रिसोर्सेज हैं या जो भी है, वो सब ख़त्म होते जा रहे हैं। तो इसका सलूशन क्या है? इसके सलूशन के लिए वर्ल्ड ने एक कॉन्फ्रेंस बुलाई जिसको हम रियो डी जेनेरियो कॉन्फ्रेंस बोलते हैं या उसको बोलते हैं अर्थ समिट। अर्थ समिट को ऑर्गेनाइज किया गया। क्या क्या ऑर्गेनाइज किया गया? अर्थ समिट। कब किया गया? ये किया गया 1992 में। 1992 में अर्थ समिट को ऑर्गेनाइज किया गया। किस लिए ऑर्गेनाइज किया गया? ये सभी प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए, ये सभी प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए अर्थ समिट 1992 में ऑर्गेनाइज किया गया। कहाँ किया गया? रियो डी जेनेरियो में। रियो डी जेनेरियो कहाँ पर है? ये है ब्राज़ील में। ब्राज़ील कहाँ पे है वर्ल्ड मैप में? साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में। तो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए लगभग 100 हेड्स ऑफ द डिपार्टमेंट्स ने, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स है, इसको एचओडी बोला जाता है। हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स का मतलब ये हो गया, जैसे भारत में पीएम है तो जहाँ पर अमेरिका में है वहाँ पर प्रेसिडेंट होता है, तो ये सब वहाँ पर मिले। कहाँ पर मिले? अर्थ समिट किया रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में मिले और उन्होंने एक रेजोल्यूशन लाया। वो रेजोल्यूशन क्या था? वो रेजोल्यूशन का नाम था एजेंडा 21। अब एजेंडा 21 को वहाँ पर अपनाया गया। तो अभी हम ये समझ लेते हैं कि अर्थ समिट में क्या हुआ। एक बार फिर से, अर्थ समिट कहाँ पर हुआ? रियो डी जेनेरियो में। रियो डी जेनेरियो ये कहाँ पर पड़ता है? ब्राज़ील में। कब हुआ? 1992 में। इसका रिजोल्यूशन किस वजह से हुआ? कि हमको सस्टेनेबल डेवलपमेंट चाहिए। व्हाट डू यू मीन बाय सस्टेनेबल डेवलपमेंट? सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ये है कि जो हम रिसोर्सेज आज यूज़ कर रहे हैं वो रिसोर्सेज को हम
फ्यूचर में भी यूज करते रहें। और किसके अंडर में हुआ? ये अंडर में हुआ यूनाइटेड नेशन की एक ब्रांच है UNCED, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट डेवलपमेंट। इसका एजेंडा क्या था? इसका एजेंडा था सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट से हमको ये समझ में आया कि अब हम एजेंडा 21 को फॉलो करेंगे। इस अर्थ समिट में क्या हुआ? एजेंडा 21 को यूज किया गया। तो अब हम बात करते हैं एजेंडा 21 की। एजेंडा 21 में क्या हुआ? सेम अर्थ समिट में इसको साइन किया गया। कहाँ पर? रियो डी जेनेरियो पे। रियो डी जेनेरियो कहाँ पर है? ब्राजील में। कब साइन हुआ? 1992 में। किसके अंडर में साइन हुआ? UNCED, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंटल डेवलपमेंट। इसका क्या एम था? टू अचीव ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट। हमको सस्टेनेबल डेवलपमेंट चाहिए। अब इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंडर में हमको एनवायरमेंटल जो डैमेज हो रहा है उससे हमको कॉम्बैट करना है। पॉवर्टी, ग्लोबल पॉवर्टी से कॉम्बैट करना है। जो डिसीजेज हैं उनसे भी हमको कॉम्बैट करना है। तो एनवायरमेंटल डैमेज कैसे हो रहा है? जैसे हमने अभी बताया कि हम लोग उसका अनलिमिटेड यूज कर रहे हैं रिसोर्सेज का। अगर हम अनलिमिटेड यूज करते रहेंगे तो एक दिन हमारे रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगे। तो एनवायरमेंटल डैमेजेस को करना है। दूसरा पॉवर्टी। अब यहाँ पर पॉवर्टी कैसे है? अब हमने बताया ना कि वेल्दी लोग या रिच लोग यूटिलाइजेशन ज़्यादा कर रहे हैं रिसोर्सेज का, बाकी लोग कम कर रहे हैं। तो इसके अंडर में बोला गया कि ऑल लोकल गवर्नमेंट शुड ड्रा इट्स लोकल एजेंडा। अभी ये नहीं बोल दिया गया कि वहाँ पर कि एक ग्लोबल एजेंडा नहीं बनाया गया कि लोकल एजेंडा बनाया गया। लोकल एजेंडा में क्या? जिस जगह जैसी प्रॉब्लम है उस तरीके का वहाँ पर एजेंडा 21 लागू करना चाहिए। जिस तरीके से हमारे पास छत्तीसगढ़ है या उड़ीसा है, वहाँ पर क्या है? वहाँ पर रिसोर्सेज तो बहुत ज़्यादा हैं लेकिन वो पुअर स्टेट्स में आते हैं। पुअर स्टेट्स में आते हैं जबकि रिसोर्सेज उनके पास ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने रिसोर्सेज का अच्छे से प्लानिंग नहीं किया है। तो एजेंडा 21 समझ लिया, अर्थ समिट समझ लिया। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे रिसोर्सेज प्लानिंग की। अब रिसोर्सेज प्लानिंग की क्यों ज़रूरत पड़ी? क्योंकि अभी जैसे मैंने बताया कि छत्तीसगढ़ है और उड़ीसा है, ये सब पुअर स्टेट्स में आते हैं। पुअर स्टेट्स में आते हैं, इसका मतलब क्या हुआ? वहाँ पर रिसोर्सेज तो बहुत ज़्यादा है लेकिन डेवलपमेंट ज़्यादा नहीं है। इंडिया हमारा इतना डाइवर्स है कि अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग रिसोर्सेज हैं। जैसे उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ में लार्ज अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज हैं लेकिन फिर भी ये स्टेट्स पुअर स्टेट में आते हैं। जबकि गुजरात इनसे ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं है फिर भी वो रिच स्टेट्स में आता है। इसके पीछे रीज़न क्या है? इसके पीछे रीज़न है रिसोर्सेज प्लानिंग। तो रिसोर्सेज प्लानिंग कैसे करेंगे ये हमारा अगला टॉपिक है। अभी हमने एजेंडा 21 और अर्थ समिट को समझ लिया। तो रिसोर्सेज प्लानिंग को अब हम समझते हैं क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी। क्योंकि हमने अभी देखा कि अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग रिसोर्सेज हैं लेकिन उसका यूटिलाइजेशन नेशनल लेवल पर होना चाहिए। Why do we need resources planning? Because unequal and uneven distribution of resources। हम अनइक्वल और अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं रिसोर्सेज का। फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने बताया जैसे उड़ीसा में जो मिनरल्स पाया जाता है ज़रूरी नहीं है कि वो MP में भी या UP में भी वही मिनरल्स पाया जाए। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? इसको प्लानिंग करना पड़ेगा रिसोर्सेज की कि क्या करना है। तो रिसोर्सेज की प्लानिंग के 3 स्टेप्स हैं। रिसोर्सेज प्लानिंग के लिए सबसे पहले हमको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा सोर्स को कि सोर्स कहाँ पर है और किस बेस पर आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। क्वालिटेटिव, वहाँ पर उस चीज़ की क्या क्वालिटी है और क्वांटिटी क्या है। जैसे अब फॉर एग्जांपल उड़ीसा में कोई माइंस मिली, जैसे कोल की माइंस मिली या मैग्नीशियम की माइंस मिली, तो वहाँ पर उसकी क्या क्वालिटी है और उसकी क्या क्वांटिटी है ये हमको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। क्यों आइडेंटिफाई करना पड़ेगा? बिकॉज कि अगर वहाँ पर क्वालिटी है, ठीक है समझ में आ गया, यहाँ पर है क्वांटिटी, अगर मान लीजिए वहाँ पर कम क्वांटिटी है
मैग्नीशियम की, और हम उसको एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, और एक्सट्रैक्ट करने में हमने पैसा ज़्यादा लगा दिया, जैसे मान लीजिए हमने 500 करोड़ लगा दिया, और जब वो एक्सट्रैक्ट होके क्वालिटी आ रही है उसका प्राइस 100 करोड़ ही है, तो हम वहाँ पर माइनिंग नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हमारे लिए ये नुकसान हो जाएगा, घाटा हो जाएगा। तो क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों टर्म्स में हम सोर्स को आइडेंटिफाई करेंगे। ऐसा नहीं है कि सोर्स आइडेंटिफाई कर लिया और एक्सट्रैक्ट करना शुरू कर दिया। तो हम जो सोर्स आइडेंटिफाई करेंगे वो करेंगे क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव टर्म्स में। दूसरा स्टेप्स आता है रिसोर्सेज प्लानिंग में, इवॉल्विंग ए प्लानिंग स्ट्रक्चर। अब हमने रिसोर्स को आइडेंटिफाई कर लिया कि यहाँ से हमको रिसोर्सेज निकालना है, अब वहाँ पर हम एक प्लान्ड स्ट्रक्चर बनाएंगे कि हमको किस तरीके से निकालना है। जो भी टेक्नोलॉजी उस समय अवेलेबल होगी उस टेक्नोलॉजी के हिसाब से हम एक प्लान करेंगे और इसे स्ट्रक्चर बनाएंगे कि हम इस तरीके से रिसोर्सेज को निकालेंगे। तीसरा आता है स्टेप इसमें ओवरऑल डेवलपमेंट। ओवरऑल डेवलपमेंट से हम क्या समझते हैं? ओवरऑल डेवलपमेंट्स इंक्लूड्स मैचिंग द रिसोर्सेज डेवलपमेंट प्लान विद द नेशनल डेवलपमेंट प्लान। मतलब अभी जो चीज़ छत्तीसगढ़ में मिल रही है या एमपी में मिल रही है या यूपी में मिल रही है उसका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए पूरे नेशंस में। वो रिसोर्सेज पूरे देश के डेवलपमेंट में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करें सो दैट हमारे देश के लिए फायदेमंद हो। तो ये हमारे 3 स्टेप्स रिसोर्सेज प्लानिंग थी। तो 3 स्टेप्स रिसोर्सेज प्लानिंग क्या थी? आइडेंटिफाई रिसोर्स, प्लान स्ट्रक्चर बनाना है, देन ओवरऑल डेवलपमेंट करना है। तो अभी हमारा रिसोर्सेज प्लानिंग हो गया। अब हम बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज की। कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। अच्छा, कंजर्व मतलब उसको हमें आगे फ्यूचर के लिए कंजर्व करके रखना है। तो हम बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज की। कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज से पहले हम महात्मा गांधी के एक स्टेटमेंट की बात करते हैं। इसमें क्या है? महात्मा गांधी जी ने क्या कहा था? देयर इज इनफ फॉर एवरीबडी नीड बट नॉट फॉर एनीबडी ग्रीड। महात्मा गांधी जी ने बोला था हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति के लिए बहुत कुछ है, लेकिन किसी के लालच की संतुष्टि के लिए नहीं है। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ? हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत है, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। महात्मा गांधी जी का एक और ओपिनियन था कि जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी, ये भी हमारे रिसोर्सेज को डिप्लीशन करने का रूट कॉज है। मतलब इसकी वजह से, मॉडर्न टेक्नोलॉजी की वजह से हम रिसोर्सेज का बहुत ही बड़ी अमाउंट में उसका हम डिप्लीशन कर रहे हैं। हर इंसान अपनी ज़रूरत के हिसाब से पहले नेचर से एक्सट्रैक्ट कर लेता था, लेकिन नेचर का आज की डेट में मॉडर्न टेक्नोलॉजी की वजह से एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। ये बहुत बड़ा एक क्वेश्चन खड़ा करता है कि हमारे नेचुरल जो रिसोर्सेज हैं, वो नेचुरल रिसोर्सेज ये हमारे फ्यूचर में हमारे साथ सस्टेन कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। ये हमारे लिए आगे के लिए बहुत बड़ा एक क्वेश्चन खड़ा करता है। तो अगले वीडियो में अब हम लैंड रिसोर्सेज की बात करेंगे। लैंड डिग्रेडेशन का क्या रीज़न है और हम लैंड को किस तरीके से कंजर्व कर सकते हैं, ये सारे टॉपिक अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तब तक के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहें पढ़ाई पीडिया।